हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। आज हम ऐसे टॉपिक की बात करेंगे जिसकी चर्चा तो रोज़ होती है। वो कभी ऊपर होता है तो कभी नीचे होता है और हर एक इंसान के मन में स्टॉक मार्केट को जानने की एक नेचुरल सी जिज्ञासा मैंने बहुत जनों में देखी हुई है। और जो कि मैं खुद फाइनेंशियल मार्केट्स में काम करता हूँ, तो बहुत से लोग मुझसे ये चीज़ पूछते हैं कि ये क्या है, कैसे करें और इसमें कितना सक्सेस रेट होता है या फिर हम कर सकते हैं क्या। तो मैं जनरली ऐसी कोई भी फाइनेंशियल एडवाइस देने से बचता हूँ क्योंकि मैं सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ। लेकिन ये लोगों की जिज्ञासा मुझे बहुत ही परेशान कर देती है और मुझे ये चीज़ समझ नहीं आती कि एग्जैक्टली स्टॉक मार्केट से लोगों की एक्सपेक्टेशंस क्या है। और जितने भी लोगों से मैंने बात की, उनकी एक्सपेक्टेशंस तो बहुत ही सिंपल सी थी कि हम ऐसे इतना सा पैसा लेके आएंगे और वो ऐसे इंट्राडे ट्रेडिंग करेंगे या ट्रेडिंग करेंगे, जो भी मतलब क्या वो सोच के आते हैं, आई डोंट नो। एंड फिर वो डबल ट्रिपल हो जाएगा, फिर उनके सपने होते हैं। लेकिन उन्हें एक जिज्ञासा होती है जो मैंने नोटिस की हर बार, कि क्या ये सही में होता है, मतलब ऐसा होता है। तो मेरा जवाब होता है कि करने वाले करते हैं, नहीं करने वाले नहीं करते हैं। बट उसमें से कोई आज तक किसी ने भी मुझे क्रॉस क्वेश्चन नहीं पूछा कि कितना परसेंट लोग कर पाते हैं और कितना परसेंट लोग नहीं कर पाते। तो 97% लोग नहीं कर पाते और सिर्फ 3% ही कर पाते हैं। और मैं भी उन 97% में से ही हूँ। बट स्टिल लोगों को के मनों में इतने सारे मिथ्स हैं, इतनी सारी गलत फहमियाँ स्टॉक मार्केट को लेके भरी हुई है कि वो आज भी अपना पैसा लेके आते हैं और डुबा के चले जाते हैं। दिस इज़ व्हाट द थिंग इज़ हैपनिंग। किसी को भी ये जानने की या समझने की जिज्ञासा नहीं है कि हम अपना कोई भी एक करियर जब चूज़ करते हैं तो उस करियर को सक्सेसफुल करने के लिए हमने कितने साल दिए होते हैं। 5 साल 10 साल हम उस करियर के लिए काम करते हैं और तब जाके एक प्रोफेशनल अप्रोच टुवर्ड्स दैट वर्क हम डेवलप कर पाते हैं। बट यहाँ स्टॉक मार्केट में ये जैसे ही एंटर करते हैं, इन्हें डबल चाहिए, ट्रिपल चाहिए, 4 गुना चाहिए। मतलब कॉमन से सवाल मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा कि ये स्टॉक उठा लो, इसमें इसका पी रेशो अच्छा है। मैंने कहा वेल एंड गुड। पी रेशो आजकल यूट्यूब सोशल मीडिया ने बहुत सारा ज्ञान बांट दिया है, नो डाउट, अच्छी चीज़ है। ये नहीं होते तो शायद हम और 20-30 साल पीछे होते, माना। लेकिन हर चीज़ के कुछ साइड इफ़ेक्ट होते हैं। पी रेशो क्या होता है छोड़ दीजिए उसको, बट पी रेशो अच्छा है, स्टॉक उठा लूँ मतलब क्या, कितना उठा लो, सारा पैसा डाल देते हैं उसमें तो फिर पछताते हैं। सबसे बड़ी गलती, सबसे बड़ी गलती। आज इस वीडियो के थ्रू मैं कुछ ऐसी चीज़ें शेयर करना चाहूँगा कि जो मैंने मेरे फाइनेंशियल मार्केट के करियर के जितने भी 10-15 साल है उसमें मैंने जो चीज़ें नोटिस की या जो गलतियाँ लोग करते हैं, वो जो मैंने नोटिस किया वो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। तो स्टॉक मार्केट क्या होता है, जो भी नए लोग इसमें आना चाहते हैं तो ये वीडियो शायद उनके लिए ना हो, एक बिगिनर लेवल के लिए ये नहीं है। आप अगर उसमें थोड़ा सा आगे बढ़ चुके हो, आपके पास कुछ नॉलेज है, तो ही ये चीज़ आप अभी मेरे इस वीडियो में कोरिलेट कर पाओगे, अदरवाइज़ ये चीज़ आपके लिए नहीं है। मैं फिर से कोई एक नया स्टॉक मार्केट के ऊपर लर्निंग का वीडियो ज़रूर अपलोड करने का सोचूंगा। बट
अगर अभी के लिए बात करते हैं तो मिथ्स इतने सारे हैं कि क्या कहे। मतलब एक सबसे बड़ा मिथ, एक चीज़ आप ध्यान में रखिए, एक चीज़ जो मिस्टेक कॉमन मैन करता ही करता है, जब भी मार्केट हाइज पे होते हैं, मार्केट के चर्चे हर बाजार हर गली, यहाँ तक कि जो हमारी हाउसवाइफ्स हैं उनके लिए जो कुछ स्पेशलाइज्ड मैगजीन्स आते हैं उनमें जब आर्टिकल आने लगते हैं, उनमें जब, मैं नाम नहीं लूँगा किसी मैगजीन का, बट उनमें जब स्टॉक मार्केट के ऊपर आर्टिकल आने लगते हैं तो इट्स अ रेड अलर्ट। आपको आपके स्टॉक्स को बेचना है तब। और कॉमन मैन हमेशा गलती करेगा, जब वो रेड अलर्ट बज रहा है तब वो खरीदेगा। भाई जब सारी दुनिया अगर किसी चीज़ की चर्चा कर रही है, अगर इतने कॉमन लेवल तक स्टॉक मार्केट पहुंच गया है तो निकलो, समय खत्म हो गया, अभी निकलो, एंटर करने, अभी प्रॉफिट बुक कर लो, पैसा घर पे ले लो, फिर से जब मार्केट टूट के नीचे आ जाएगा तब खरीदो। बहुत सिंपल प्रिंसिपल है। बाय कब करना होता है? जब मार्केट गिर रहा होता है या गिर चुका होता है। हालांकि मार्केट का बॉटम फाइंड आउट करना इज वेरी डिफिकल्ट, बट स्टिल। और स्टॉक सेल कब करने होते हैं? जब मार्केट हाइज पे होते हैं। ये बहुत कॉमन प्रिंसिपल, ये मतलब इट्स एक्चुअल प्रिंसिपल। लेकिन लोग क्या करेंगे? एग्जैक्टली उल्टा। जब मार्केट हाइज पे है तो स्टॉक्स खरीदेंगे, फिर मेरा प्राइस आ नहीं रहा है, मैंने तो फलाना फलाना प्राइस पे ये स्टॉक उठाया था, अब मार्केट नीचे आ रहा है, अब क्या करें? अब वेट करेंगे। दूसरी गलती, वेट करते रहेंगे और फिर उस स्टॉक का प्राइस आधा हो जाएगा तब एवरेज कर लेंगे। आप बोलेंगे स्टॉक सस्ता लग रहा है और खरीदते हैं उसको। दूसरी मिस्टेक, गिरते मार्केट में कभी भी आपका जो पोर्टफोलियो है स्टॉक्स का, उसे एवरेज नहीं करना है, वरना आप फंसोगे और बुरी तरीके से फंसोगे, जो फिर निकल नहीं पाओगे। तीसरी मिस्टेक, गैम्बलिंग से सिर्फ और सिर्फ जो प्रोफेशनल्स गैम्बलिंग के लिए तैयार किए जाते हैं, 5 से 10 साल का उनका ट्रेनिंग होता है, जो उस हेज फंड्स या फिर करेंसी ट्रेडिंग जो बैंक्स के लिए होती है, या फिर गवर्नमेंट भी ऑफिशियली वो चीज़ें करती है, उसके लिए जो ट्रेंड मैन पावर होती है, जो गैम्बलिंग की माइंडसेट वाली, इट्स वेरी डिफिकल्ट। ट्रेडिंग आपके अंदर एक एंजाइटी क्रिएट करता है, जो आपकी बॉडी उसको रेजिस्ट करती है, और फिर आप उस चीज़ को नहीं कर पाते। उसके लिए प्रोफेशनल ट्रेनिंग चाहिए। तो ये जितने भी गैम्बलर्स हैं, करेंसी ट्रेडर्स हैं, स्टॉक ट्रेडर्स हैं, स्कैल्पर्स हैं, दे ऑल आर प्रोफेशनली ट्रेन्ड। आप भी अगर वो ट्रेनिंग लेना चाहते हो तो लीजिए एंड फिर कीजिएगा, अदरवाइज व्हाई यू आर वेस्टिंग योर मनी? दिस इज द सिंपल क्वेश्चन। यू डोंट नो एनीथिंग एंड यू आर पुटिंग द मनी, और आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि 1-2 दिन में कुछ चमत्कार हो जाएगा। इतने शॉर्ट टर्म में, दैट टू बाय टेकिंग अ लेवरेज फ्रॉम द ब्रोकर, ट्रेडिंग नहीं होता, ट्रेडिंग सक्सेसफुल नहीं होता है। ये मेरे से आप लिख के ले लो, प्रोवाइडेड अगर आपने उसकी ट्रेनिंग नहीं ली हुई। आप ट्रेनिंग लीजिए, हर किसी चीज़ की ट्रेनिंग लीजिए। आपको डॉक्टरी करनी है तो डॉक्टर की ट्रेनिंग लीजिए, आपको परचून की दुकान खोलनी है तो उसकी ट्रेनिंग लीजिए। वैसे ही स्टॉक ट्रेडिंग करना है, करेंसी ट्रेडिंग करनी है, उसकी ट्रेनिंग तो लीजिए। बिना ट्रेनिंग लिए ही घुस जाते हैं। और ट्रेडर बनने के लिए ट्रेडर की मानसिकता तो है, पहले वो तो चेक कीजिए, बिजनेसमैन बनने की मानसिकता आप में है। महीने के एंड में अगर वो मोबाइल में सैलरी की घंटी नहीं बजती तो बेचैन हो जाते हो, आपके लिए नहीं है वो चीज़, क्यों पीछे पड़े हो? देन करे क्या इसके ऊपर? तो बहुत सारी चीज़ें हम बोल सकते हैं, करने के लिए तो बहुत सारी चीज़ें, बट द बेस्ट वे इज इन्वेस्ट
उतना ही पैसा जितना आप अफोर्ड कर सकते हो अपनी इनकम का एक 20% आप इन्वेस्ट कर दीजिएगा अच्छे से ब्लू चिप स्टॉक्स में, और एल्स अ गुड इंडेक्स फंड में। इंडेक्स फंड क्या होता है उसके ऊपर एक अलग से मैं आपको वीडियो बनाऊंगा। एक अच्छे से इंडेक्स फंड में या फिर अच्छे ब्लू चिप स्टॉक्स में निवेश कीजिएगा फॉर लॉन्गर होराइजन। ऐसे नहीं 5 साल 10 साल भी नहीं, जब तक आप जिंदा हो तब तक। स्टॉक कब तक आपको रखना है? जब तक आप जिंदा हो तब तक। ये जब तक आपका टाइम होराइजन नहीं है तब तक इन्वेस्टमेंट मत कीजिएगा। एक ये सलाह है एक मिडिल क्लास के लिए। अब जिसके पास ऑलरेडी बहुत सारा कैपिटल है, हम जिसे कहते हैं कैपिटल मार्केट। पहली चीज़ तो जिसके पास कैपिटल है उसी को आना चाहिए, नहीं है तो उसके लिए ये चीज़ नहीं है। पहले अपने स्किल्स डेवलप कीजिए, अर्न द मनी, गेन द कैपिटल एंड देन कम इनटू दिस मार्केट। क्योंकि ये मार्केट मर्सीलेस है, ये आपसे सब छीन लेगा, पानी भी नहीं पूछेगा। तो मार्केट में, ओपन मार्केट में आने से पहले चेक कि आपके पास क्या वो ट्रेडर वाला माइंडसेट है, बिजनेसमैन वाला माइंडसेट है, वो किलर इंस्टिंक्ट है। नहीं है तो ये आपके लिए नहीं है, और उसमें दुखी होने जैसी कोई बात नहीं है। दुनिया में बहुत सारी चीज़ें हमारे लिए नहीं है तो नहीं करनी है, बहुत सारी चीज़ें हमारे लिए है तो उसे करनी है, उसमें दुखी होने जैसी कोई बात नहीं है। लेकिन बेस्ट वे, 20% of your income invest in blue chips or index fund. Index fund is a kind of mutual fund which is not actively managed, which is passively managed fund, जो कि हमारा निफ्टी 50 या फिर सेंसेक्स में जो स्टॉक्स है उसी प्रोपोर्शन में वो सारा पैसा उन्हीं स्टॉक्स में उसी प्रोपोर्शन में इन्वेस्ट किया जाता है। तो दे आर, we can say at some extent, if you have a longer time horizon, then they are safe. स्टॉक मार्केट से पैसे कमाए जा सकते हैं, बट ये तरीके से नहीं। आपको टाइम देना पड़ेगा, पैसा पहले अपने स्किल्स से अर्न करना पड़ेगा, देन उसे कैपिटल मार्केट में इन्वेस्ट करना पड़ेगा, देन दैट मनी विल ग्रो ग्रेजुअली, स्लोली स्लोली स्लोली। तो जो भी आपको मार्केट्स में मिथ्स फैलाए जाते हैं, जो भी आपको ये गलत एडवाइस दी जाती है, उनसे आप बच के रहिएगा। क्योंकि ये एक ऐसा खेल है, यहाँ एक ऑपरेटर होता है, ब्रोकर होता है, एक्सचेंज होता है, और होते हैं आपके मेरे जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स। ब्रोकर, एक्सचेंज और ऑपरेटर्स ये बहुत ही बड़े बड़े प्लेयर होते हैं, और बड़ी मछली हमेशा क्या करती है मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। तो आपको किसी का खाना बनना है, आपका चॉइस है, नहीं बनना है तो समझदारी से काम लीजिएगा। चलिए दोस्तों, आज इतना ही। इस टॉपिक पे और भी बहुत सारे वीडियोस मैं लाने वाला हूँ। वीडियो अच्छा लगे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने मित्र परिवार को फॉरवर्ड कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद, थैंक यू। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? आज हम बात करेंगे इंडेक्स फंड्स के बारे में। इंडेक्स फंड्स होते क्या हैं, उसमें निवेश कैसे करते हैं, इंडेक्स फंड में निवेश करने के फ़ायदे क्या क्या होते हैं, एंड इंडेक्स फंड के ड्रॉबैक क्या क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, आज की केस स्टडी इंडेक्स फंड्स के ऊपर। दोस्तों, जनरली हमने देखा हुआ है कि जब भी कोई म्यूचुअल फंड या कोई भी ऐसी एसेट जब हम परचेज़ करने के लिए जाते हैं, तो या फिर परचेज़ करने के लिए हमारे सामने जब भी वो लाई जाती है, एक ख़ास तरीके का कोई एक विज्ञापन होता है, या तो कोई एक सेल्स पर्सन या तो कोई एक एजेंट हमें वही चीज़ प्रमोट करने की कोशिश करता है जिस चीज़ में उसका कमीशन ज़्यादा हो। इस चीज़ को हमेशा से हमें ध्यान रखना है। मेरा एक मित्र है जो कोई भी चीज़ जब खरीदने के लिए जाते हैं तो जो वहाँ का सेल्स पर्सन
उन्हें जो चीज़ दिखाता है उसे छोड़ के वो दूसरी चीज़ हमेशा लेते हैं, क्योंकि ये जनरल साइकोलॉजी है जिसमें कमीशन ज़्यादा होगा, जिस प्रोडक्ट को सेल करने से कमीशन ज़्यादा मिलेगा उस प्रोडक्ट में सेल्स पर्सन का, एजेंट्स का इंटरेस्ट ज़्यादा होता है। एंड इट्स नेचुरल, मतलब इसमें कोई ब्लेम करने जैसी कोई चीज़ नहीं है। अगर मैं भी होता है, आप होते, तो कोई भी यही करता है कि जिसमें हमें कमीशन ज़्यादा मिल रहा है हम उसी प्रोडक्ट को प्रमोट ज़्यादा करेंगे, हम उसी प्रोडक्ट को सेल ज़्यादा करने की कोशिश करेंगे। तो इट्स अ फेयर इनफ गेम। बट हमें एज ए ग्राहक या फिर हमें एज ए कंज्यूमर समझदारी कहाँ रखनी है कि जो प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा विज्ञापन करके हमारे सामने लाया जा रहा है उसके तथ्य क्या हैं, उसके डॉक्यूमेंट्स हमें ध्यान से पढ़ने हैं, उसका कंपैरिजन हमें अच्छे से करना है। तो ये किस चीज़ के बारे में मैं आपको कंपैरिजन बता रहा हूँ वो ये है कि इंडेक्स फंड कंपैरेटिवली बहुत कम हमारे सामने आते हैं। हमारे सामने आते हैं ब्लू चिप फंड्स, हमारे सामने आते हैं लार्ज कैप फंड्स, मिड कैप फंड्स, स्मॉल कैप फंड्स, थीमेटिक फंड्स, बहुत सारे अलग अलग डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंड्स, लिक्विड फंड्स, हालांकि वो कैटेगरी अलग है। बट हमारे सामने ये सारे फंड्स आते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा एक्सपेंस रेशो इन्वॉल्व होता है। अभी एक्सपेंस रेशो होता क्या है? म्यूचुअल फंड हमें देने वाली कोई भी कंपनी जिसे हम कहते हैं AMC, विच इज़ कॉल्ड एज एसेट मैनेजमेंट कंपनी। ये एसेट मैनेजमेंट कंपनी कोई भी हो सकती है, नाम मैं लूँगा नहीं। ये एसेट मैनेजमेंट कंपनीज हमें जो भी म्यूचुअल फंड बेचती है और हमारे बिहाफ पे स्टॉक मार्केट्स में अपना पैसा इन्वेस्ट करती है, तो वो सारा खर्चा, उसका एसेट मैनेजमेंट कंपनी का खर्चा निकाल के जो भी चीज़ें वो ऑपरेशंस करती हैं उसके लिए जो भी खर्चा आता है उसे सिंपल भाषा में हम कहते हैं कि एक्सपेंस रेशो। इस कंपनी, इस AMC का, इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड का एक्सपेंस रेशो इतना है। तो जब भी आप म्यूचुअल फंड की जांच करें, जब भी आप ऑनलाइन कोई भी म्यूचुअल फंड सर्च करें, तो वहाँ पे एक छोटा सा कॉलम होगा। पहले वो तो हिडन रहा करता था, वो शो नहीं करते थे, लेकिन सेबी ने अभी ऐसे गाइडलाइंस दिए हैं कि यू शुड शो द एक्सपेंस रेशो टू द कंज्यूमर। तो अब जब भी ये एक्सपेंस रेशो होता है उसमें लिखा होता है 2%, 1.5%, 1%। तो इसका मतलब ये है कि आपका जो भी रिटर्न हो ना हो, आपको अच्छे रिटर्न्स मिले ना मिले, म्यूचुअल फंड से हमेशा रिटर्न्स मिलते ही हैं, ये इस भ्रम में ना रहे। अच्छे रिटर्न्स लॉन्ग टर्म में ज़रूर आपको मिलेंगे, लेकिन जो भी रिटर्न्स आपको मिल रहे हैं उसमें से 2%, 1.5% या जो भी एक्सपेंस रेशो वहाँ पे लिखा हुआ है उस अमाउंट को काट के AMC आपको पैसा देती है। तो इस चीज़ को हमें बहुत अच्छे से समझना है कि आपके प्रॉफिट में से 2% तो AMC ने रख लिए पहले से ही। आपको अगर रिटर्न 10% आने वाला है तो आपको 8% ही हाथ में आएगा, क्योंकि एक्सपेंस रेशो 2% है और वो कंपनी ने काट लिया, विच इज़ फेयर इनफ, उनका भी खर्चा है, गुड। बट वो कितना होना चाहिए, कम होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए, एक्चुअल में इतना खर्चा होता है क्या? एक्चुअल में इस तरीके से फंड मैनेजर्स और ये जो भी ऑपरेशंस करते हैं उसके लिए क्या इतना एक्सपेंसेस है या इनका प्रॉफिट उसमें ज़्यादा है? तो वो अलग टॉपिक हो जाएगा डिस्कशन का। लेकिन जनरली समझने वाली बात ये है कि AMC जो भी म्यूचुअल फंड देने वाली कंपनी है, वो कंपनी अपना कुछ हिस्सा आपके प्रॉफिट में से या फिर लॉस में से भी, कंपनी को कोई कंसर्न नहीं है कि आपको म्यूचुअल फंड से प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, वो उतना अमाउंट काटेंगे ही, क्योंकि वो उनका एक्सपेंस रेशो है। तो अंत में फ़ायदे में कौन रहता है, आप खुद समझदार हैं। बट जनरली लॉन्ग टर्म में म्यूचुअल फंड में या किसी भी चीज़ में हम निवेश करते हैं, लॉन्ग टर्म में अगर बने रहते हैं तो जनरली फ़ायदा ही होता है, नुकसान होने की गुंजाइश बहुत कम है अगर लॉन्ग टर्म के लिए बने रहते हैं और निवेशक की तरह बने रहते हैं। तो अब ये इंडेक्स फंड की लेस पॉपुलर होने का सबसे बड़ा रीज़न ये है कि इसे पॉपुलर करने के लिए किसी ने मेहनत ही नहीं की है। क्यों मेहनत नहीं की है? क्योंकि इसका एक्सपेंस रेशो बहुत कम है। अब हार्डली 0.2% या 0.3%, इतने कम परसेंटेज के लिए कौन काम करेगा? एजेंट भी उसे प्रमोट करेगा तो उसी प्रॉफिट रेशो में से ही कुछ पैसा म्यूचुअल फंड की कंपनी या AMC उस एजेंट को भी देती है। तो 0.2%
कितना होता है, कितना छोटा सा अमाउंट है, उसके लिए एएमसी क्या एजेंट को कितना पैसा दे सकती है? तो ना एजेंट इस फंड को प्रमोट करते हैं, एएमसी प्रमोट करती भी है नहीं भी करती है, वो तो उनके हाथ में होता है। बट ये चीज़ लेस पॉपुलर होने का रीज़न ये है, अगर आप ये शब्द पहली बार सुन रहे हो इंडेक्स फंड, तो चौंक मत जाइएगा। इसके पीछे की कहानी ये है कि ये इस इंडेक्स फंड्स को इतना लेस पॉपुलर क्यों रखा गया है, क्योंकि इसमें एक्सपेंस रेशियो कम है। अब जानते हैं एक्सपेंस रेशियो कम क्यों है? क्योंकि इंडेक्स फंड्स जो है वो आपके जो मेन इंडेक्सेस है, हम अभी कंसिडर करेंगे निफ्टी 50 को। निफ्टी हमारा मेन इंडेक्स है, राइट। निफ्टी में 50 कंपनीज है निफ्टी 50 के अंदर। तो जो भी हम इंडेक्स फंड में निवेश करेंगे तो वो इंडेक्स फंड निफ्टी 50 के अनुपात में ही निवेश करेगा। उसके लिए कि कोई एक फंड मैनेजर की ज़रूरत नहीं है, कोई एक बड़े से फंड मैनेजर, कोई एक अच्छा सा ऑपरेशंस, ये सब रन करने की ज़रूरत नहीं है। करना क्या है, आपका जो भी पैसा उस फंड में आप निवेश करोगे उसको उसी प्रपोर्शन में बाय डिफॉल्ट इन्वेस्ट कर देना है जिस प्रपोर्शन में निफ्टी 50 है। अब निफ्टी 50 में हर जो 50 कंपनीज है उसका हर एक का एक अलग अलग एवरेज है, अलग अलग वेटेज है। तो वो किसी रिलायंस का ज़्यादा है, एचडीएफसी का ज़्यादा है, एसबीआई का ज़्यादा है, उस तरीके से और भी 47 कंपनीज है, उसका हर एक का परसेंटेज आप ऑनलाइन चेक कर सकते हो कि किस कंपनी का कितना परसेंट वेटेज है निफ्टी 50 के अंदर। अब जब आप इंडेक्स फंड में निवेश करते हो तो कुछ उसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत होती नहीं है, बस उस पैसे को लेना है, उस पैसे को आपको निफ्टी 50 के अनुपात में ही एग्जैक्टली उसी अनुपात में निवेश कर देना है। इसीलिए इसका एक्सपेंस रेशो कम है, क्योंकि कुछ मैनेजमेंट इसमें ज़्यादा करने को है नहीं। तो ये लेस एक्सपेंसिव है और ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, क्योंकि जो भी बड़े प्लेयर्स है, देखिए जो भी बड़े प्लेयर्स है उनसे मिलके ही अपना एक जो इंडेक्स बना है निफ्टी 50। बड़े प्लेयर, बड़ी मछलियाँ, ये लोग अगर प्रॉफिट नहीं अर्न करेंगे तो कौन करेगा? एक जनरल परसेप्शन बता रहा हूँ, ये जो गिने चुने 50 कंपनीज है, ये अगर प्रॉफिट अर्न नहीं करेंगे तो कौन करेगा? तो हम ऐसे कोई म्यूचुअल फंड या ऐसे कोई थीमेटिक म्यूचुअल फंड या ऐसा कोई सेक्टर स्पेसिफिक म्यूचुअल फंड या फिर मिड कैप या स्मॉल कैप, इस सब की रिस्क में हम क्यों पड़े अगर हम उसकी जानकार नहीं है तो? सेंसेक्स जब स्टार्ट हुआ था या निफ्टी जब स्टार्ट हुआ था तब कितना था और आज कितना है? कि 1000 टाइम्स बढ़ चुका है। और आज नहीं तो कल बढ़ेगा क्या? इंडेक्स निफ्टी बढ़ेगा, स्टॉक्स के प्राइस भी बढ़ते रहेंगे, लेकिन बढ़ेगा क्या? इंडेक्स तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो ये अगर आप स्टॉक मार्केट के या म्यूचुअल फंड के जानकार नहीं हो, आपको रिस्क कम लेना है, आप अपना इतना ज़्यादा समय इन्वेस्ट नहीं कर सकते किसी चीज़ के लिए, तो आपको सबसे बेस्ट है कि आप एक इंडेक्स फंड खरीद लीजिएगा, उस इंडेक्स फंड में निवेश कर लीजिए। इंडेक्स फंड वाला क्या करेगा? इंडेक्स फंड का पैसा वो उठाएगा और निफ्टी 50 के प्रोपोर्शन में इन्वेस्ट कर देगा। तो निफ्टी 50 तो हमेशा बढ़ता ही रहेगा, 10 साल बाद 2 गुना 4 गुना, वी डोंट नो कितना बढ़ने वाला है, हमें नहीं पता। तो द बेस्ट वे टू इन्वेस्ट इज इन इंडेक्स फंड, जिसको भी बिल्कुल ही रिस्क नहीं लेनी है, बहुत कम से कम रिस्क में उसे अपना निवेश करना है, तो इंडेक्स फंड्स आर द बेस्ट ऑप्शंस। अच्छा, अब इतनी सारी खूबियां हैं, कम एक्सपेंस रेशो है, निफ्टी तो बढ़ता ही रहेगा, इंडेक्सेस तो बढ़ते ही रहेंगे, और निफ्टी 50 मतलब सबसे बेहतरीन कंपनीज, देश की सबसे बेहतरीन कंपनीज। अगर ये 50 कंपनीज अगर डूब जाएंगी इन केस, तो अपने देश की अर्थव्यवस्था भी तब डूबी ही होगी। तो इसमें हम आंख बंद करके निवेश कर सकते हैं। जिस दिन ये बड़े बड़े प्लेयर्स अगर डूब जाएंगे तो अपने देश की अर्थव्यवस्था भी डूब जाएगी। तब जब ये कंपनीज अर्न करेंगे ही करेंगी, क्योंकि इनके पास इस तरीके का बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, बड़ा कैपिटल है।
तो हम इधर उधर रिस्क लेने से अच्छा हम इंडेक्स फंड में ही इन्वेस्ट क्यों ना करें। अब एक दूसरा सवाल कि ब्लू चिप कंपनीज आती हैं या फिर जिसे कहते हैं कि लार्ज कैप, ये सारे गुण भी इंडेक्स फंड के इंडेक्स फंड के अंदर जो कंपनीज है ये सारे गुण इन कंपनीज में भी पाए जाते हैं। लेकिन हर म्यूचुअल फंड उसका नंबर कितना रखता है हमें नहीं पता। बहुत बार लार्ज कैप के नाम पे मिड कैप में या स्मॉल कैप में या मिड कैप और लार्ज कैप के बीच में जो कंपनीज है उनमें निवेश किया जाता है, तो वो हमारे कंट्रोल के बाहर होता है और फिर इन सब का एक्सपेंस रेशोज भी ज़्यादा होते हैं। तो इस चीज़ का हमें ख्याल रखना है कि जितना कम से कम एक्सपेंस रेशो हो और अच्छी से अच्छी कंपनीज हो उनमें हमें निवेश करना है। अब आते हैं ड्रॉबैक्स के ऊपर। बहुत बार अब जैसे ही धीरे 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 इंडेक्स फंड की पॉपुलैरिटी बढ़ती जा रही है इंडिया में भी, आउटसाइड कंट्रीज या फिर फॉरेन कंट्रीज में इसकी पॉपुलैरिटी पहले से थी, इंडिया में इसमें लेस कमीशन होने के कारण पॉपुलैरिटी कम थी, बट अभी धीरे धीरे ये सोशल मीडिया जो है ना इसने सारे खेल बहुत से लोगों की दुकानें सब बिगाड़ दी है। तो अब ये हो क्या रहा है कि अब धीरे धीरे इंडेक्स फंड की पॉपुलैरिटी भी बढ़ रही है। तो बहुत सारी एएमसीज जो है ये इंडेक्स फंड तो शो करती हैं लेकिन उसमें अपना कुछ बीच में और किसी कंपनीज में भी निवेश कर देती हैं। तो हमें उस चीज़ में बहुत ध्यान देना है कि इंडेक्स फंड प्रॉपर हम सिलेक्ट करें। दूसरी चीज़, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इसमें इंडेक्स फंड में निवेश करते वक्त एक चीज़ होती है जिसे हम कहते हैं कि ट्रैकिंग एरर। ये ट्रैकिंग एरर बहुत कम से कम हो इसका हमें ध्यान देना है। और वो ट्रैकिंग एरर होता ये है कि जब भी हम निफ्टी 50 के अनुपात में निवेश करने के लिए जब जाते हैं तो कई बार वो अनुपात थोड़ा सा कम ज़्यादा हो सकता है एंड दैट इज़ पॉसिबल। तो ये ट्रैकिंग एरर कम से कम हो, अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड हो, अच्छा उस एएमसी को मैनेज करने वाले लोग अच्छे हो, इंडेक्स फंड पुराना जितना हो उतना ज़्यादा अच्छा है। वैसे कोई इसका ज़्यादा बड़ा लॉजिक तो है नहीं, इसका, बट ट्रैकिंग एरर कम से कम हो इसमें हमें ध्यान देना है। और इंडेक्स फंड प्योरली इंडेक्स पे ही फोकस करे इस पे भी हमें ध्यान देना है। तो ये थे कुछ इंडेक्स फंड के फायदे नुकसान। अब कौन सी एएमसी चूज करनी है ये आप खुद तय कर लीजिएगा। किस एएमसी के साथ, किस एएमसी से मेरा मतलब है एसेट मैनेजमेंट कंपनी जो भी म्यूचुअल फंड्स आपको दे रही है, राइट। तो आपको खुद ही इसका निर्धारण करना होगा कि आपको किस एएमसी के साथ जाना है। और इंडेक्स फंड को चूज करते वक्त कुछ सावधानियां आपको बरतनी है। इंडेक्स फंड की रेटिंग्स आप चेक कर सकते हो, इंडेक्स फंड का एक्सपेंस रेशो भी आपको चेक करना ज़रूरी है। हर एएमसी टू एएमसी भी इंडेक्स फंड के एक्सपेंस रेशो में फ़र्क होता है। आपको कम से कम एक्सपेंस रेशो को ध्यान में रख के ही इन्वेस्ट करना है और उसके साथ ही साथ एक अच्छी क्वालिटी की एएमसी जिसका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत ही अच्छा हो उसमें आपको निवेश करना है। तो चलिए दोस्तों, इसी तरीके के रोचक वीडियोस म्यूचुअल फंड या फाइनेंशियल इंडस्ट्रीज़ के बारे में या फिर हमारी जो डेली लाइफ है उसके बारे में मैं आपके सामने पेश करता रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, अपने मित्र परिवार को शेयर कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। थैंक यू। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। आज हम बात करने वाले हैं कि डॉलर रुपए से इतना महंगा क्यों है। आपको ये लग रहा है कि ये कुछ संयुक्तिक टॉपिक है नहीं या अपने कंसर्न का टॉपिक नहीं है। अगर आपको ऐसा लग रहा है तो जायज़ है, क्योंकि डॉलर का रेट क्या है क्या नहीं है इससे हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी पे क्या असर होता है इसकी जानकारी ही अगर हमें नहीं है तो कोई क्या कर सकता है। बट ये कंटेंट मैं आज इसलिए क्रिएट कर रहा हूँ कि एक छोटा सा अवेयरनेस क्रिएट किया जा सके कि किस तरीके से करेंसीज के रेट निर्धारित होते हैं और क्यों होते हैं।
कोई बहुत ही अर्थशास्त्र की गहन चर्चा या बोरिंग चर्चा नहीं होगी। इसके बदले कुछ कॉमन सेंस की बातें होंगी, या फिर ऐसे कहे कि कुछ जो छिपे हुए अर्थ है इन सारी चीज़ों से, उसकी बात होगी। डॉलर महंगा क्यों है? बहुत ही सिंपल सा सवाल है, और इसका सिंपल सा जवाब इतना सा ही है जो हर कोई जानता है। आप भी यही कहोगे कि हाँ, ये तो हम भी जानते हैं। किसी चीज़ की कीमत ज़्यादा क्यों होती है? मार्केट क्या कहता है? मार्केट यही कहता है कि किसी चीज़ की कीमत ज़्यादा इसलिए है क्योंकि उसकी डिमांड ज़्यादा है। अब आप कहोगे कि डॉलर की डिमांड ज़्यादा है, इसीलिए डॉलर की प्राइस ज़्यादा है। बट कोई ना कोई कंपेरेटिव इंडेक्स तो होगा ही। किसके कंपैरिजन में प्राइस ज़्यादा है? हम इंडियंस हैं, भारतीय है, हिंदुस्तानी है, तो हमारी करेंसी है रुपया, रुपीस। हम कंपेयर करेंगे उसके साथ। अब हम अगर देखते हैं तो हमारा 1 रुपया और 1 डॉलर के अगर हम कंपैरिजन करने लगे तो 1 डॉलर हमें ऑलमोस्ट टेंटेटिव 75 रुपीज़ में मिल जाता है। मतलब 1 डॉलर खरीदने के लिए हमें 75 रुपीज़ देने पड़ते हैं। क्या मैं इसका ऐसा मतलब निकालूं कि हम 75 गुना उनसे पीछे हैं? शायद ज्यादती होगी, अर्थशास्त्र के कंसेप्ट्स पे ज्यादती होगी, तो ऐसा मीनिंग हम ड्रॉ नहीं करते। बट कोई भी चीज़ की डिमांड ज़्यादा है इसलिए इसका प्राइस ज़्यादा है। एक्सेप्टेड, एवरीथिंग इज एक्सेप्टेड। ये मार्केट चलता है डिमांड एंड सप्लाई की प्रिंसिपल के ऊपर। जिसकी डिमांड ज़्यादा है, प्राइस ज़्यादा है। लेकिन क्या हम पूछते हैं कि डिमांड क्यों ज़्यादा है? ऐसा क्या है डॉलर में कि उसकी डिमांड ज़्यादा है? अब डिमांड ज़्यादा है मतलब कोई ना कोई डॉलर को खरीद रहा है, कंज्यूम कर रहा है, यूज़ कर रहा है, और उसके लिए उसको ज़्यादा डॉलर्स चाहिए। रुपया उतना नहीं चाहिए। इतना ही सिंपल सा लॉजिक है इसका। अगर आपको गेहूँ चाहिए ज़्यादा, अगर आपको अनाज चाहिए ज़्यादा, अगर आपको तेल चाहिए ज़्यादा, उसकी आप डिमांड बढ़ा देते हो तो प्राइस बढ़ता है। अगर उसकी आप डिमांड घटा देते हो या फिर उसका सप्लाई बढ़ जाता है, मार्केट में अनाज बहुत सारा आ गया, तो प्राइस कम हो जाता है। ये डॉलर का प्राइस कम होने से रहा, डॉलर बढ़ता ही जा रहा है। मतलब इसकी डिमांड मार्केट में हमेशा से है। ऐसा डॉलर वाले क्या करते हैं भाई? सोचना तो पड़ेगा, कंटिन्यूस डिमांड क्यों है? अब कुछ चीज़ें ऐसी है जो हमें सोचने पे मजबूर कर सकती है कि डिमांड क्यों है। सबसे पहली चीज़ तो अर्थव्यवस्था, मैं जागतिक अर्थव्यवस्था की बात कर रहा हूँ, इसका कंट्रोल पूरी तरीके से डॉलर के ज़रिए या फिर यूएसए के ज़रिए होता है। हमारे देश में क्या कानून होगा, इसकी जिम्मेदारी भी यूएस के ही कुछ ब्यूरोक्रेट्स निभाते हैं, ना कि सिर्फ हमारे देश की, बाकी सभी देशों की। मतलब लॉजिकली बाकी सभी देश अगर गरीब रहे तो डॉलर की डिमांड कंटिन्यूस रहेगी। तो ये एक तरीका हो गया, नेगेटिव तरीका। अब पॉजिटिव चीज़ों की बात करते हैं। पॉजिटिव चीज़ें ये है कि क्या आपके देश में एक समृद्धि का एटमॉस्फेयर है? क्या आपके देश में खुली कंपटीशन, मेरिट के बेस पे प्रगति करने की, तरक्की करने की क्या कोई जगह है? क्या आपके देश में कानून व्यवस्था अपने जगह पे है? क्या आपके देश में न्याय का अगर दरवाज़ा मैं खटखटाता हूँ तो 2 से 4 दिनों में क्या मुझे न्याय मिल सकता है? या फिर मुझे 10 साल, 15 साल, 20 साल मेरी ज़िंदगी के निकालने पड़ेंगे एक न्याय लेने के लिए? ये सारी चीज़ें उस कंट्री में है, वहाँ तरक्की है, वहाँ लेवल प्ले है। माना हर जगह 5-10% कुछ ना कुछ तो होता ही है। ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ मेरिट पे ही हो, लेकिन कितना परसेंट, 5%, 10%,
ओके, 90% तो फेयर इनफ, फेयर गेम है। ऐसे तो नहीं कि मैं गोल करने के लिए फुटबॉल लेके जा रहा हूँ, गोल पोस्ट के सामने आ गया और अब बोले भाई गोल पोस्ट यहाँ है नहीं, वहाँ चली गई, अभी वहाँ चले जाना, मतलब मेरी सारी मेहनत बेकार। मैं ये नहीं कह रहा अपने देश में ऐसा होता है, बाकी समझदार लोग तो समझ जाएंगे, मेरिट का नाम लेते ही समझ जाएंगे। बट मेरा कंसर्न वो नहीं, मेरा कंसर्न सिर्फ इतना है कि डॉलर का प्राइस बढ़ा हुआ इसलिए है क्योंकि वहाँ प्रॉस्पेरिटी है। डॉलर का प्राइस बढ़ा हुआ इसलिए है क्योंकि वहाँ पे लेवल प्ले है। डॉलर का प्राइस इसलिए ज़्यादा है क्योंकि वहाँ पे करप्शन का रेट कम है। डॉलर का रेट इसलिए ज़्यादा है क्योंकि वहाँ पे तरक्की का सबको बराबर मौका मिलता है। और अगर इन सब में से भी एक कोई बड़ा सा पॉइंट अगर हम निकालें तो वो पॉइंट ये है कि वहाँ की पॉपुलेशन कम है। यहाँ के जैसे नहीं है कि पॉलिटिकल लीडर्स ने पॉपुलेशन अपने खेती बाड़ी की तरह बढ़ा दी है। वहाँ पे पॉपुलेशन कम है और सबसे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, कानून व्यवस्था सटीक है। आप भारत देश के गाँव में जाइए, कानून व्यवस्था की क्या स्थिति है आप खुद ही समझ जाएंगे। मेट्रोज में फिर भी ठीक है, बट गाँव में कानून व्यवस्था की स्थिति क्या है उससे हम खुद ही समझ जाएंगे। वहाँ लेवल प्ले की बात करना हंसने जैसी चीज़ है। बट डोंट माइंड, सब जगह ये चीज़ नहीं है। देश बहुत बड़ा है, अच्छी चीज़ें भी बहुत है। और अगर यही हम अगर अलग मुल्कों से अगर कंपेयर करें या अफ्रीकन कंट्रीज से कंपेयर करें या फिर कुछ दूसरे एशियंस कंट्रीज से कंपेयर करें तो हम बहुत बेहतर हैं। लेकिन ये बेहतरी सफिशिएंट नहीं है, हमें और तरक्की करने की ज़रूरत है। अब वो तरक्की हम कैसे करते हैं, किस दिशा में बढ़ते हैं, कैसे हम अपने अटेम्प्ट्स करते हैं, ये चीज़ें चलती रहेंगी, ये ओवरनाइट होने वाला नहीं है। बट समझदारी किस में है? समझदारी इसमें है कि हमें जानना ज़रूरी है कि डिमांड कहाँ पे है। डिमांड डॉलर की है, इसे हमें पहले समझ लेना है। और समझने के बाद दूसरा स्टेप क्या होगा? दूसरा स्टेप ये होगा कि हम किस तरीके से डॉलर्स को अर्न कर सकते हैं। बहुत सारे तरीके हैं इसके लिए, उसमें से जो भी आपको तरीका ठीक लगे उसे आपको चूज करना है। बट सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ अगर हम कंपैरिजन करें कि डॉलर के प्राइस को लेके कि ये क्यों डिमांड में है, क्यों ज़्यादा इसकी डिमांड है और क्यों ये रुक ही नहीं रही है, ऐसा क्या है, इतनी प्रॉस्पेरिटी क्यों हो रही है और क्यों बार बार लोग इतने सारे कुछ लूपहोल्स होने के बावजूद भी यूएसए को फर्स्ट प्रेफरेंस देते हैं। तो कुछ पॉइंट मैंने नोटिस किए जिसमें से सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो मुझे लगता है, जो मेरा एनालिसिस कहता है कि सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि वहाँ पे कानून व्यवस्था, न्याय की व्यवस्था सबसे सटीक है और सबसे मजबूत स्थिति में है। अगर इनजस्टिस होता है, आप आवाज़ उठाते हो तो आपको न्याय मिलता है। ऐसे नहीं कि यहाँ लोगों की जवानियाँ ख़त्म हो जाती है, खेतों के झगड़े चलते रहते हैं, केस होते रहते हैं और जो भी है लठ के दम पे, बंदूक के दम पे खेतों पे कब्जे कर लिए जाते हैं। गांव से जो भी इंसान प्रतिकार नहीं कर सकता उसे भगाया जाता है। ये सारी चीज़ें वहाँ कम होती है। नोटिस कीजिएगा, मैं कह रहा हूँ कम होती है, ना के बराबर होती है। वैसे अन्याय सब जगह है ही, ब्यूरोक्रेसी, करप्शन ये सब जगह है, लेकिन उसका लेवल कितना होना चाहिए, एक आम आदमी को कितना परेशान करना चाहिए, इसकी एक कोई सीमा होती है। और जब हम उस सीमा को लांघ देते हैं और बार बार उस सीमा रेखा को पार कर देते हैं तो फिर वापस आना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो दोस्तों, इस वीडियो के ज़रिए मेरा संदेश या फिर जो मुझे कहना था वो बस इतना ही था कि डॉलर की डिमांड
की वजह उनका रहन सहन, उनकी पॉलिसीज़, उनका लॉ एंड ऑर्डर, उनकी प्रॉस्पेरिटीज़ और उनकी सोच है। हमें उनसे जलना नहीं चाहिए, बल्कि हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि हम कैसे उनके जैसे हो सकते हैं। चलिए दोस्तों, आइए पार्ट 1 में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने मित्र परिवार को फॉरवर्ड कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। थैंक यू। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? आजकल हम बहुत सुन रहे हैं म्यूचुअल फ़ंड के बारे में। बहुत से लोग खरीद रहे हैं, ले रहे हैं, अच्छी चीज़ है। आज हम जानेंगे इस म्यूचुअल फंड के रिलेटेड रिस्क क्या क्या है। तो ये टॉपिक बनाने का ख्याल कैसे आया? तो एक दिन मैं बैंक गया था ऐसे ही, और एक परिचित मुझे मिल गए। उनसे पूछा यहाँ कैसे? तो कहा बैंक में काम है। मैंने कहा ऐसे ही, कुछ परेशान दिखे। तो फिर मैंने पूछा क्या हुआ? तो उन्होंने कहा कि एक 30 लाख की एफडी है, मेरी प्रोविडेंट फंड की पूंजी है, उसको मुझे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है। एक एजेंट मिला है, वो मुझे फोर्स कर रहा है, बहुत अच्छे रिटर्न मिलेंगे, आपकी रिटायरमेंट लाइफ खुशहाल हो जाएगी। क्या करूँ? आप भी तो फाइनेंशियल सेक्टर में ही काम करते हैं, क्या ये सही है? तब मेरे मन में ये टॉपिक आया कि क्यों ना एक जनरल गाइडेंस बता दी जाए कि कोई चीज़ परमानेंटली ना तो सही होती है ना तो ख़राब होती है। ये डिपेंड करता है कि आपका रिस्क एपेटाइट कितना है, आपकी इनकम कितनी है, आप किस बैकग्राउंड से आते हो, कितनी सेविंग कर पाते हो, कितनी अर्निंग कर पाते हो, कितनी फ्यूचर अर्निंग की कैपेसिटी आप रखते हो। तो ये म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कौन कर सकता है और कौन नहीं कर सकता, चलिए आज इसके बारे में देखते हैं कि म्यूचुअल फंड कौन इन्वेस्ट कर सकता है, कौन नहीं कर सकता है तो कैसे, नहीं कर सकता है तो क्यों। लेट्स बिगिन। अब जानते हैं हु कैन इन्वेस्ट। बहुत सिंपल सा सवाल है, एनीवन कैन। आवर लॉ डजंट स्टॉप यू। बट कैसे इन्वेस्ट करना है? एक बहुत ही गोल्डन रूल है कि आपके सारे एग्स एक ही बकेट में नहीं रखने चाहिए। जो गलती मेरे परिचित कर रहे थे वो वही कर रहे थे कि वो अपनी सारी जमा पूंजी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने जा रहे थे। क्यों? क्योंकि बास्केट गिरने का खतरा होता है, अंडे सारे फूट सकते हैं एक ही बार में। इसीलिए कहते हैं कि आपके एसेट्स अलग अलग बास्केट्स में रखिए। अलग अलग बास्केट्स में रखने का फ़ायदा ये है कि आप उस एसेट की रिस्क को मिटिगेट कर रहे हो। उस रिस्क से आप एक प्रॉपर वैल्यू क्रिएट कर रहे हो। चलिए, सही बात है, लेकिन रिस्क को कैसे जाने, कैसे पहचाने कि मैं कितनी रिस्क ले सकता हूँ? बहुत सारी टेक्निकल बातें तो आज मैं करूँगा नहीं, बट एक बहुत मोटा मोटी सा एक नियम है। ये जो मार्केट वाले लोग होते हैं ना, उनका एक बहुत मोटा मोटी नियम है, रिस्क उतने ही पैसे का लो जिसको लूज़ करना आप अफोर्ड कर सकते हो। फिर से एक बार दोहराता हूँ, रिस्क उतने ही पैसे का लो जिसे लूज़ करना आप अफोर्ड कर सकते हो। वो पैसा चला भी गया तो भी आपका घर अच्छे से चल सकता है, आपकी 2 वक्त की रोजी रोटी विथ स्टैंडर्ड लाइफस्टाइल आप जी सकते हो। उतना ही पैसे की रिस्क लो, अदरवाइज आप एक अच्छे से फाइनेंशियल प्लानिंग कर लो। आपने फाइनेंशियल प्लानिंग की हुई है? नहीं तो ज़रूर इस चीज़ के ऊपर गौर कीजिएगा। अब फाइनेंशियल प्लानिंग होती क्या है? वेरी सिंपल, आपके फाइनेंस को प्लान करना है। जैसे आपने आपके लाइफ को प्लान किया हुआ है, किया ही हुआ होगा ना। जैसे आपने आपकी फैमिली को प्लान किया है, वैसे ही आपको फाइनेंशियल प्लान करना है। बट कैसे? फाइनेंशियल प्लानिंग करने के फ़ायदे क्या है? क्योंकि इंसान की फितरत है, बिना फ़ायदे के जाने कोई चीज़ करेगा नहीं। तो क्यों करे? पहली है इंक्रीज़ इन योर सेविंग। फाइनेंशियल प्लानिंग करने से आपकी सेविंग में बढ़ोतरी होगी, नो डाउट होगी। उसके बाद आपका इंक्रीज़ होगा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग,
उसके बाद आपकी हर एक किसी भी इमरजेंसी से लड़ने की क्षमता बढ़ जाएगी। कोई भी संकट आए आपके परिवार के ऊपर, आपके ऊपर फाइनेंशियल क्राइसिस आए, यू कैन फाइट, कोप विथ इट, एंड लास्ट यू विल गेट पीस ऑफ माइंड। अब ये जानते हैं कि आपको कितना इन्वेस्ट करना चाहिए और कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए। अगेन, इन्वेस्टमेंट के रूल्स इंडिविजुअल आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपकी एज क्या है, आप किस एज ब्रैकेट में आते हैं, आपकी इनकम कितनी है, बट स्टिल एक जनरल रूल ये कहता है कि 30% ऑफ योर एसेट यू नीड टू इन्वेस्ट इन हाई रिस्क एसेट क्लासेस लाइक स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड्स एट्सेट्रा। 50% से ऊपर आपकी जो सेविंग अमाउंट है उसमें से 50% आपको मीडियम से लो रिस्क एसेट क्लास में रखनी है, लाइक बैंक डिपॉजिट्स, फिक्स्ड डिपॉजिट्स। उसके बाद 10% इन्वेस्ट कीजिए अपने फ्यूचर के ऊपर, नए नए स्किल्स लर्न कीजिए जो आपको दुगना रिटर्न देंगे। एंड देन 10% फॉर डोनेशन, बी काइंड, कुछ तो दीजिए समाज को ताकि आपके पास रिटर्न आए वापस। इसके बाद हम जानते हैं कि म्यूचुअल फंड सही तो है, बट कुछ उसके हिडन फैक्ट्स है जो कॉमन मैन तक आते नहीं हैं। ये सिर्फ फाइनेंशियल इंडस्ट्री वाले ही जानते हैं। तो ये क्या हिडन फैक्ट्स है? सबसे पहली चीज़, इसमें बहुत सारी रॉन्ग प्रैक्टिसेस, मिस सेलिंग होती है। कमीशन के लिए जो म्यूचुअल फंड सही नहीं है वो भी दिया जाता है। हमारी मार्केट की भाषा में कहा जाए तो चिपकाया जाता है। एएमसी के चार्जेस जो होते हैं वो बताए नहीं जाते और फिर आपको लगता है यार 2.5% 3% तो मेरा इसमें ही कट गया। इसलिए इस फिशिंग से आपको बचना है। चलिए अब जानते हैं कंक्लूजन कि लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। ऐसी कोई चीज़ दुनिया में नहीं है कि वो 100% सही है। लेना चाहिए, ज़रूर लीजिए, बट आपकी रिस्क कितनी है, आपकी रिस्क लेने का एपेटाइट कितना है, आप कितना अफोर्ड कर सकते हो, आप कितनी ऊंची छलांग लगा सकते हो, आपका अर्निंग कर्व कितना है। इट्स ऑल अबाउट हाउ यू मैनेज योर रिस्क एंड बैलेंस विथ लाइफ। ले तो कोई भी सकता है म्यूचुअल फंड, इसीलिए कहते हैं कि भाई सही तो कुछ नहीं होता है, बस आप सही तो सब सही। अगर आप सही हैं, आप सही रिस्क मैनेज कर रहे हैं तो सब कुछ सही है। चलिए दोस्तों, आज इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने मित्र परिवार को फॉरवर्ड करना ना भूलिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद, थैंक यू। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? आज हम बात करेंगे स्टीवन द्वारा लिखित एक किताब मिनी हैबिट्स के बारे में। इस विदेशी किताब का देसी एक्सप्लेनेशन आज हम देखते हैं। ये किताब अपने आप में बहुत सारी विशेषताओं से भरी हुई है। अपने आप में ये एक अनूठी किताब है। इस किताब में ऑथर ने बहुत ही सिंपल और सरल तरीके कुछ ऐसे बताए हैं जिनसे हम अपनी रोज़ की जीवनी में बहुत सारे सुधार लेके आ सकते हैं। तो ये किताब विदेशी भाषा में है, विदेशी कल्चर में लिखी गई है, इसीलिए इसका विश्लेषण ज़रूरी है अपने संस्कृति, अपनी भाषा, अपने कल्चर के अनुसार। तो इसीलिए ये बुक की समरी नहीं है दोस्तों, ये बुक का विश्लेषण है। तो चलिए देखते हैं मिनी हैबिट्स। मिनी हैबिट्स किताब का एक उद्देश्य अगर कहा जाए तो वो ये है कि जो प्रोक्रास्टिनेशन करने वाले लोग हैं उनको उनके प्रोक्रास्टिनेशन से कैसे हम विचलित कर सके और उन्हें कैसे काम में लगाया जा सके। बहुत ही सिंपल सा इस किताब का एम है। तो इस किताब का विश्लेषण करने से पहले मैं आपको एक स्टोरी बताना ज़रूरी समझूंगा कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के कुछ साइंटिस्ट ने को रिसर्च करना था और उनको रिसर्च करना था एक गोरिल्ला के ऊपर। तो उन्होंने एक जू में परमिशन ले ली और उस गोरिल्ला के ऊपर वो रिसर्च करने लगे। उन्होंने क्या किया, उस गोरिल्ला के सामने एक हाफ सर्कल ड्रॉ कर दिया और पेंट और ब्रश वहीं पे छोड़ के उन्होंने वहाँ पे अंदर कैमरास लगा दिए और वो गोरिल्ला की एक्टिविटीज़ नोटिस करने लगे कि गोरिल्ला क्या करता है। ध्यान रखिएगा सर्कल हाफ था।
बहुत समय हो गया, 1 दिन 2 दिन, गोरिल्ला बेचैन सा होने लगा, उस ब्रश के पास जाने लगा, पेंट के पास जाने लगा, और फिर तीसरे दिन उस गोरिल्ला ने ब्रश को उठाया और धीरे धीरे से कोशिश करके उस सर्कल को कंप्लीट कर दिया। दोस्तों, ये है एक ब्रेन का कमाल, या फिर जिसे कहते हैं कि साइंस ऑफ कंप्लीशन। एक प्राणी भी अपने सामने कोई भी चीज़ अनकंप्लीट नहीं देख सकता ज़्यादा समय तक। कमाल का साइंस है। एक प्राणी भी अपने सामने कोई भी चीज़ अनकंप्लीट नहीं देख सकता। अब चलिए एक दूसरे सिनारियो में जाते हैं। आप एज्यूम कीजिए कि आपको एक बहुत बड़ा सा मकान या बहुत बड़ी सी एक कमर्शियल कॉम्प्लेक्स को बिल्ड करना है, तो आप क्या करोगे? बहुत सिली सा क्वेश्चन है। आप कहोगे मैं एस्टिमेशन निकालूंगा, खर्चा निकालूंगा, कितना आता है, बजट निकालूंगा। ऑल इज गुड, सही है, सारी चीज़ें आपकी सही है, 100% सही है, लेकिन शुरुआत कहाँ से करोगे? शुरुआत आप कुछ पत्थरों से और कुछ ईंटों से करोगे। अगर आप ये कहोगे ना कि मैं 2-4 ईंटें और 2-4 पत्थर पहले लेके आऊँगा, तो इस किताब के ऑथर के अनुसार आप सही दिशा में जा रहे हो, क्योंकि आप शुरुआत तो कर रहे हो। स्टार्ट द वर्क, दिस इज व्हाट द प्रिंसिपल। छोटी सी हैबिट से स्टार्ट कर दीजिएगा पहले, फिर देखा जाएगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपको एक हाथी को खाना है, आप वेजिटेरियन हो तो इस क्वेश्चन को छोड़ सकते हो, बट अगर आपको हाथी को खाना है तो आप कैसे खाओगे? सोच लीजिए, टाइम है आपके पास। बट किसी भी चीज़ को अगर खाना हो तो आप बाइट बाय बाइट ही खाओगे ना, 1 बाइट एट ए टाइम। छोटा सा स्टेप, छोटा सा एक एफर्ट, छोटा सा एक बाइट, छोटा सा एक पत्थर, छोटी सी एक ब्रिक, यहीं से आप शुरुआत करोगे, राइट? यहीं से आप शुरुआत करोगे, यहीं से आपको शुरुआत करनी चाहिए। ये बुक उन लोगों के लिए है जो हर चीज़, हर काम को टालने में एक्सपर्ट है। उनकी एक्सपर्टीज है टालने में, कल देखा जाएगा। उनको कुछ भी काम कहो, कल देखा जाएगा। वो अपनी ही मस्ती में मस्त है, काम पड़ा है, टारगेट पड़ा है, ज़िंदगी में बहुत कुछ अचीव करना है, लेकिन इनसे एक कदम हिला नहीं जा रहा है। ये बस अपनी ही मस्ती में है। इस तरीके के लोगों को कहते हैं टालने वाले लोग या फिर प्रोक्रास्टिनेटर्स। इनके लिए ये किताब है। तो ऑथर इस किताब के ज़रिए हमें ये संदेश दे रहे हैं कि इस तरह के जो लोग हैं उनके लिए इस किताब में बहुत सारी आइडियाज़ हैं कि वो अपना प्रोक्रास्टिनेशन स्टॉप करके किस तरीके से छोटे स्टेप्स लेके अपने गोल्स को अचीव कर सकते हैं। अब आप पूछोगे कि ये काम कैसे करेगा, राइट? सही है, ये आइडिया तो इस किताब में है, लेकिन ये काम करता कैसे है? तो चलिए इसके बारे में भी आज हम समझते हैं, देखते हैं। आइडियाज़ अच्छे होते हैं, नो डाउट। गेट आइडिया हमने बहुत बार सुना होगा, लेकिन वो काम कैसे करता है, इसके साइंस को जाने बिना उस आइडिया को हम प्रॉपरली इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। तो देखते हैं ये काम कैसे करता है, ये फिलॉसफी काम करती कैसी है, चलता कैसे है, ये इसके पीछे का साइंस क्या है। तो ऑथर कहते हैं कि टेक स्टूपिड स्टेप्स। यस, यू हर्ड इट करेक्ट, टेक स्टूपिड स्टेप्स। आपका गोल है, आपको 20 किलो वजन कम करना है। लिख दीजिए, सबसे पहले गोल को लिख दीजिए। चौक है ना, सबसे पहले गोल को लिख दीजिए, 20 kg मुझे कम करना है। फिर आपको उस प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए करना क्या है? आप बोले कहोगे कि मुझे आधा घंटा रोज़ एक्सरसाइज करनी है, मीठा खाना बंद कर देना है, सोना कम कर देना है, जो भी चीज़ें जिसमें फ़ैट है उसे कम करना है, सारी चीज़ें करनी है। बट शुरुआत कहाँ से करनी है? तो ऐसा एक छोटा सा स्टेप उठाइए डेली, जिससे कि आपको खुद को भी शर्म आ जाए। आप क्या कीजिए, आधा पुशअप निकालिए, आधा।
ताकि वो नेचर को भी आपके ऊपर शर्म आ जाए और आपको भी अपने आप के ऊपर थोड़ी बहुत अगर बची होगी आपके जहन में तो थोड़ी सी शर्म उसको भी आ जाए। ये इसका प्रिंसिपल है। आपको आधे पुशअप से स्टार्ट करना है। सुबह सुबह आपको उठना है और आधा पुशअप बस ज़मीन को हाथ लगाए, नीचे अपना सर झुका लिया, हो गया, उठ जाइए, बस हो गया। बहुत महान काम आपने कर दिया, नेचर आपको शाबाशी देगा। अभी आप उठ जाइए और फिर से अपने आलस में खो जाइए। बस ऑथर यही कहने की कोशिश कर रहा है। इतनी छोटी स्टेप लो कि आपको शर्म आ जाए, फिर आप सोचोगे इससे फिर मेरा गोल अचीव कैसे होगा, मैं तो हैप्पी हूँ। आधा पुशअप मैं निकालूंगा और मस्त मज़े में चला जाऊंगा। फिर ऑथर कहते हैं नेक्स्ट डे आपको बचा हुआ आधा पुशअप निकालना है। ओह माय गॉड, ये भी चीज़ है। फिर उसके तीसरे दिन आपको फिर से आधा पुशअप निकालना है। फिर उसके बाद बचा हुआ आधा पुशअप आपको निकालना है। शर्म आ रही है ना, थोड़ी 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 थोड़ी, लेकिन ये आपको शर्मिंदा करने के लिए नहीं हो रहा है दोस्त। ऑथर की ये मंशा बिल्कुल भी नहीं है कि वो आपको शर्मिंदा करे। वो एक ताले को अनलॉक करने की प्रोसेस आपको बता रहा है। जब भी आप, ध्यान रखिएगा, यही सबसे बड़ा प्रिंसिपल है, जब भी आप कोई काम अनकम्प्लीट छोड़ देते हो, सबसे पहले तो आपको शुरू करना है, आपको स्टार्ट करना है। आपने हाफ पुशअप निकाल दिया, आपने काम को स्टार्ट तो किया, यू हैव डिड समथिंग, आपने स्टार्ट किया, कुछ तो स्टार्ट किया आपने। अब आपका मन आपको खलेगा कि भाई मैंने काम तो आधा छोड़ दिया, मुझे तो 20 किलो कम करना था, लेकिन मैं तो आधे पुशअप में ही अटक गया। आज आधा पुशअप, कल आधा पुशअप, परसों एक, ऐसे ही। यही साइंस है, यही साइंस इस चीज़ के पीछे काम करता है कि जो मैंने गोरिल्ला की स्टोरी आपको बताई थी, उसमें गोरिल्ला भी अपने सामने हाफ सर्कल को बर्दाश्त नहीं कर सका, उसे उसको पूरा करना पड़ा। वैसे ही आज आप हाफ पुशअप निकाल रहे हो, एक पुशअप निकाल रहे हो, लेकिन आपको नेचर आपसे फोर्सफुली वो सारा टारगेट अचीव कर लेगा। और वो नेचर किससे वो सारा टारगेट अचीव करवाता है? जो स्टार्ट करता है। बहुत सिंपल सी चीज़ है, जो स्टार्ट करता है। तो सबसे पहले आपको करना क्या है? आपको आपका गोल लिख देना है, मुझे ये चीज़ अचीव करनी है। फिर आपको स्टार्ट कर देना है मेरे भाई, छोटा सा स्टेप। कोई भी आपका गोल हो, आपको बिजनेस स्टार्ट करना है, बहुत बड़ा गोल है, एक बड़ा सालिशान होटल आपको खोलना है, तो चलिए एक छोटा सा ठेला डाल दीजिएगा रोड साइड पे, उससे स्टार्ट कर दीजिएगा। बस अगर आप इतना भी कर पाते हो बहुत है। स्टार्ट कीजिएगा, कोई भी एक छोटा सा स्टूपिड सा स्टेप लेके डेली आपको स्टार्ट करना है। आपको बस वो एंटर का बटन को दबा देना है, क्लिक करके आवाज़ आएगी और आप दौड़ना शुरू कर दोगे। 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, 4 स्टेप, 5 स्टेप, 6 स्टेप, 7, 8, 9, 10, 11, 12। बोर तो नहीं हो रहे आप? 13, 14, 15, 16, 17, 18। और फिर आपका ब्रेन आपको सिग्नल दे देगा कि भाई ये काम अनकम्प्लीट रह गया है, एंड आई एम गेटिंग इरिटेटेड। मैं इरिटेट हो रहा हूँ, जैसे वो गोरिल्ला इरिटेट हो रहा था उसके सामने जब हाफ सर्कल ड्रॉ हुआ था, तब वो गोरिल्ला इरिटेट हो रहा था और वो चाह रहा था कि कैसे भी करके मैं उस सर्कल को पूरा करूँ। उसने ब्रश उठाया और उसने उस सर्कल को पूरा किया। 2 दिन उसने बेचैनी में गुजारे। यही होता है, आपके साथ भी यही होगा। आप छोटा स्टेप लेके स्टार्ट तो कीजिए। अब जैसे ही स्टेप लेके स्टार्ट करोगे, ये सारा यूनिवर्स, ये सारा नेचर, ये सारी दुनिया आपको उस गोल को अचीव करने के लिए, हेल्प करने के लिए आगे आएगी। और आप धीरे धीरे अपने गोल की तरफ बढ़ते जाओगे और एक दिन आप इतना स्पीड पकड़ लोगे कि आप तेज़ी से अपने गोल की तरफ पहुंच जाओगे। यही साइंस है दोस्त। और ऑथर ने बहुत अच्छे से इस किताब को मेंशन किया है, इस सीक्रेट फॉर्मूला को मेंशन किया हुआ है।
किताब को ज़रूर पढ़िएगा, ये मेरा विश्लेषण है इसमें। और किताब में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको प्रैक्टिकली इस चीज़ को कैसे करना है उसके बारे में हेल्प करेंगे। चलिए दोस्तों, आज इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। वीडियो अच्छा लगे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने मित्रों को फॉरवर्ड कर दीजिएगा। थैंक यू। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? आज हम बात करेंगे रॉबर्ट कियोसाकी की बुक रिच डैड पुअर डैड के बारे में। इस विदेशी बुक का देसी एक्सप्लेनेशन आज हम देखते हैं। इस किताब में रॉबर्ट ने बहुत सारे रहस्यों को उजागर किया है जो कि एक आज तक फैमिली टू फैमिली ट्रांसफ़र होते रहे हैं। अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स के कुछ ऐसे रहस्य जो बहुत ही आसान भाषा में रॉबर्ट ने उजागर करने की कोशिश की है। और इस बुक की सफलता का राज भी वही है कि किताब बहुत ही आसान भाषा में है और ये किताब रॉबर्ट कियोसाकी के खुद की जीवनी के ऊपर आधारित है। मतलब उन्होंने सिर्फ इस किताब में ज्ञान ही नहीं दिया बल्कि इस किताब को उन्होंने जिया है। तो चलिए देखते हैं कि इस किताब के ज़रिए रॉबर्ट क्या संदेश देना चाहते हैं और हम क्या लेसन सीख सकते हैं। हालांकि किताब विदेशी है लेकिन उसे हमारे भारतीय संस्कृति और कल्चर के अनुसार या यहाँ की अर्थव्यवस्था के अनुसार या यहाँ की एजुकेशन सिस्टम के अनुसार हम कैसे समझ सकते हैं, इसकी कोशिश करते हैं। तो रॉबर्ट के दो पिताजी होते हैं जो कि मत एक उसके सगे पिताजी और दूसरे उसके फ्रेंड के पिताजी, फ्रेंड के डैड, माइक के डैड। तो ये दो पिताजियों की कहानी है। एक पिताजी रिच होते हैं, उनके पास बहुत सारा पैसा होता है, अच्छा सा डिसिप्लिन होता है, हालांकि उनकी स्कूली शिक्षा कम होती है। और दूसरे उनके खुद के पिताजी जो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे होते हैं लेकिन फाइनेंशियली बहुत ही स्ट्रगल कर रहे होते हैं। अपने फैमिली की जो ज़रूरतें हैं बस उन्हीं को पूरा कर पाते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं कर पाते। तो रॉबर्ट जब अपने पिताजी से किसी चीज़ के लिए ज़िद करते हैं तो वो उन्हें सलाह देते हैं कि क्यों ना वो उस रिच डैड के पास जाए और पैसे कैसे कमाए उसकी सलाह ले ले। तो ये पूरी कहानी उसी के ऊपर आधारित है। तो रॉबर्ट जाते हैं उनके पास और वो रिच डैड उन्हें स्टेप बाय स्टेप एक 9 साल के छोटे लड़के को वो किस तरीके से ट्रेनिंग देते हैं, इसकी ये कहानी है। तो चलिए जानते हैं रिच डैड पुअर डैड का लेसन नंबर 1 क्या है। लेसन नंबर 1 कहता है कि पे टू योरसेल्फ फर्स्ट। अब ये बहुत अटपटा सा लगने वाली बात है कि खुद को पे करो का क्या मतलब है। खुद को पे करो का ये मतलब है कि जो भी पैसा, जो भी आमदनी, जो भी सैलरी, जो भी प्रॉफिट आप अर्न कर रहे हो मंथ के एंड में, उसे सबसे पहले इन्वेस्ट करो, अपने आप के लिए रखो। अगर आपने गोल रखा हुआ है कि आपको महीने का 1 लाख रुपए एट एनी कॉस्ट इन्वेस्ट करना है, जस्ट एज एग्जाम्पल, तो आपको उस 1 लाख को इन्वेस्ट करना ही है। पहले आपको उस पैसे को इन्वेस्ट ही करना है, किसी और चीज़ के लिए, किसी और एक्सपेंसेस के लिए उसे हाथ नहीं लगाना है। एक स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन होना चाहिए कि एट एनी कॉस्ट सबसे पहले मैं अपने आप को पे करूँगा और दुनिया भर के सारे बिल्स बाद में देखा जाएगा, लेकिन पहले मेरी इन्वेस्टमेंट। अब देखते हैं लेसन नंबर 2। इस लेसन में रॉबर्ट कहते हैं कि आपको ध्यान देना चाहिए कि आप एसेट्स पहले बिल्ड करो एंड देन उस एसेट से कमाई हुई प्रॉपर्टी के बेसिस पे आप अपनी लायबिलिटीज़ को परचेज करो। फर्स्ट इन्वेस्ट इन योर एसेट्स एज लैंड हो गई, गोल्ड हो गया, स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स, डिबेंचर्स, जो भी इन्वेस्टमेंट का तरीका आपको सही लगता है पहले उस आपके पैसे को आप इन्वेस्ट कीजिएगा। देन उस इन्वेस्टमेंट से जो रिटर्न आ रहा है, सपोज आपने प्रॉपर्टी परचेज की है, उस प्रॉपर्टी से जो रेंट आ रहा है, आपने स्टॉक्स, डिबेंचर्स, म्यूचुअल फंड परचेज किए हैं, उससे जो डिविडेंड आ रहा है, उससे जो रिटर्न्स आ रहा है, उस पैसे से आपके शौक पूरे कीजिएगा। महंगी कार चाहिए ज़रूर लीजिए, लेकिन वो पैसा
आपके एसेट से जनरेटेड इनकम होनी चाहिए। स्मार्ट वॉच, स्मार्टफोन, बड़े बड़े शौक ले लीजिए, लेकिन उस पैसे से। अगर आप सबसे पहले लायबिलिटीज परचेस करते जाएंगे तो आपकी नैया तो डूबेगी भाई। चलिए अब देखते हैं लेसन नंबर 3। इस लेसन में रॉबर्ट हमें अपना इनकम स्टेटमेंट, अपनी बैलेंस शीट और हमें जो कैश फ्लो है उसे मैनेज करने की सलाह देते हैं। उसे मैनेज करते वक्त हमारा फोकस ये होना चाहिए कि हमारे इनकम स्टेटमेंट में इनकम का कॉलम ज़्यादा भरा हुआ हो और एक्सपेंसेस का कॉलम कम। बहुत ही फतेह की बात है, लोग अपने इनकम से ज़्यादा एक्सपेंस कर देते हैं, इन्वेस्टमेंट तो बहुत दूर की बात हो गई। इसी तरीके से अपने बैलेंस शीट में भी आपको ख्याल ये रखना है कि आपके एसेट्स का कॉलम ज़्यादा होना चाहिए और आपकी लायबिलिटीज़ का कॉलम कम होना चाहिए। जो लोग इसका उल्टा करते हैं दे ऑलवेज सफ़र। आपके एसेट्स आपकी लायबिलिटी से 1 गुना, 2 गुना, 4 गुना ज़्यादा होनी चाहिए। यही रूल है कैश फ्लो के लिए भी। कैश फ्लो हमेशा डाइवर्टेड होना चाहिए टुवर्ड्स परचेजिंग न्यू एसेट्स। तो दोस्तों चलिए देखते हैं रॉबर्ट अपने चौथे लेसन में क्या कहने की कोशिश कर रहा है। रॉबर्ट ये बताने की कोशिश कर रहा है कि आपको आपका आईक्यू तो बढ़ाना ही है, साथ ही साथ आपको आपका इमोशनल क्वोशंट भी बढ़ाना है, लेकिन उसके साथ ही साथ आपको फाइनेंशियली लिटरेट भी होना है। आप कहोगे मैं हम तो है ऑलरेडी। नहीं, 1 रुपया आता कैसे है और 1 रुपया कैसे जाता है, इसकी जानकारी जिस दिन आपको हो जाएगी, जिस दिन बेसिक अर्थशास्त्र का आपको समझ में आ जाएगा, उसी दिन आप ये कह पाओगे कि मैं फाइनेंशियली लिटरेट हो गया हूँ। क्योंकि ये इकोनॉमी आपको मजबूर करेगी कि आप खर्चा करो, शो ऑफ करो, आपके एक्सपेंसेस बढ़ाने के लिए ही। आपकी सैलरी आती नहीं है, आपकी इनकम आती नहीं है, खर्च हो जाती है। सारी दुनिया भर के शो ऑफ के लिए आप दुनिया के लिए नहीं जी रहे हो, आप खुद के लिए जी रहे हो। आप किस पे खर्चा करोगे इसका अधिकार आपका होगा। कोई अगर ये बोल देगा कि ये चीज़ पुरानी हो गई है, इसे बदलनी चाहिए, तो अगर आपके इनकम स्टेटमेंट में ये चीज़ बैठ रही है तभी आपको लेनी है, ना कि दुनिया के प्रेशर में। अब देखते हैं लेसन नंबर 5। इसमें ये रॉबर्ट कहने की कोशिश कर रहे हैं कि आपको जो भी एसेट्स आप अर्न करते हो उसे आपको मेंटेन रखना है। आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा, सडनली लॉटरी लगती है या फिर पुश्तैनी प्रॉपर्टी को बेच देते हैं, बहुत सारा पैसा आ जाता है, अचानक से महंगी महंगी कारें आ जाती हैं, जो कि वो उन्हें उसे बाद में लेना होता है, पहले एसेट्स में इन्वेस्ट करना होता है। लेकिन नहीं, उस पैसे से महंगी कारें आ जाती है, आलीशान घर बन जाते हैं, सारी लायबिलिटीज़ परचेज की जाती है। एंड देन आप देखेंगे 10-15 साल के बाद फिर से वो जहाँ थे वहीं पे आ जाते हैं। एक बहुत महान एंटरप्रेन्योर जिम रॉन, वो हमेशा कहा करते थे कि दुनिया का सारा पैसा सारे गरीबों में एक साथ बांट दो, एक जैसा बांट दो, कोई भेदभाव नहीं, सब में बराबर बांट दो। देखना 15 साल के बाद, 10 साल के बाद अमीर फिर से अमीर हो गया होगा और अनफॉर्चुनेटली गरीब हमेशा गरीब ही रहेगा। तो अगर आपके पास अमीरों वाली मानसिकता है तो आप अमीर बनोगे, नहीं तो अनफॉर्चुनेटली वाइस वर्सा इज आल्सो ट्रू। तो इसका कंक्लूजन क्या निकलता है? ये बहुत ही बड़ी किताब है, बहुत ही महान रहस्य इसमें छिपे हुए हैं। तो एक छोटे से वीडियो में या इतने सिर्फ लेसन बताने से काम होगा नहीं। मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप इस किताब को ज़रूर पढ़िएगा। ये किताब की एक छोटा सा कंक्लूजन जो मैंने निकाला है कि वो ये है कि सेल्फ डिसिप्लिन, या फिर मैं कहूँगा कि फाइनेंशियल सेल्फ डिसिप्लिन ही वो कुंजी है। अगर वो कुंजी आपके हाथ लग जाती है तो आप इस फाइनेंशियल क्राइसिस से बाहर निकलने की ताकत रखते हैं। चलिए दोस्तों, आज इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपके मित्र परिवार को आगे सेंड कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।